वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 10वीं के सोशल साइंस के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में जो निम्नलिखित हैं। तो प्रश्न पहला ये है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका उत्तर होगा, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। प्रश्न दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो इसका उत्तर होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद की राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीति को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबार, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुवक का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरे तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशपूर्ण विक्षोभ की भी जगी। प्रश्न 3, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर होगा, 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादी ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थीरियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई। प्रश्न 4, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वह प्रशा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रशा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864 और ऑस्ट्रिया 1866, सेडवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। लौह एवं रक्त की नीति क्या थी। तो इसका उत्तर होगा, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरा जर्मनी प्रदेश का एकीकरण करना था। प्रश्न 6, विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। तो इसका उत्तर होगा, विलियम प्रशा काम राज जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 1862 में विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रशा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। अतः अगला विलियम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता। प्रश्न 7, मेटरनिख युग क्या है। तो इसका उत्तर होगा, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई।
मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर होगा इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। मेज़नी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिकों आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कस्वाद के आदेश को जारी किया, अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था। गैरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें तो इसका उत्तर हो जाएगा इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाया। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 10, मेटरनिख कौन था? यूरोप ये इतिहास में वह क्यों विख्यात है? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वो घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति का संदेशों का कट्टर विरोध एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थन था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापना की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है।